नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज की मॉक टेस्ट है उसमें आपके जीएस से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उनको आप देखेंगे। तो जुड़े मेरे साथ और देखें जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें आपके जीएस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, बेलन नदी घाटी क्षेत्र किस काल का उदाहरण माना जाता है। तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र आपको बताना है कि किस काल का उदाहरण माना जाता है। तो जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां पे आप दो नदी घाटी क्षेत्र पढ़ते हैं प्रारंभ में। एक तो वह है बेलन नदी घाटी क्षेत्र और एक कौन सा है, एक आपका सोहन नदी घाटी क्षेत्र। बेलन नदी घाटी क्षेत्र और सोहन नदी घाटी क्षेत्र। बेलन अगर आपसे पूछ रहा है कि बेलन नदी घाटी क्षेत्र कहाँ पर है, तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र कहाँ पर है, वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, बेलन नदी घाटी क्षेत्र। सोहन नदी घाटी क्षेत्र ये कहाँ पर आपका, ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है, सोहन नदी घाटी क्षेत्र कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो आपसे पूछा जाता है कि बेलन नदी घाटी क्षेत्र और सोहन नदी घाटी क्षेत्र, तो आप याद रखेंगे कौन से काल का उदाहरण है, पूर्व पाषाण काल। कौन सा काल है, पूर्व पाषाण काल। तो जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके आधार पर हमने इनकी जांच की है। तो पूर्व पाषाण काल का अगर आपसे समय पूछ रहा है तो समय आप याद रखेंगे अज्ञात समय से, ठीक है, मालूम नहीं है, अज्ञात समय से। और कब तक है, 8000 बीसी, 8000 बीसी तक पूर्व पाषाण काल का समय। आपसे पूछे मध्य पाषाण काल का क्या है, मध्य पाषाण काल का है 8000 बीसी से और क्या है 4000 बीसी। 8000 बीसी से क्या है 4000 बीसी तक, ये मध्य पाषाण काल का है। और नव पाषाण काल का पूछे तो नव पाषाण काल का याद रखेंगे 4000 बीसी से कब तक है, या तो आपको याद मिलेगा 2500 बीसी या क्या मिलेगा आपको 2250 बीसी, 2250 बीसी। तो आपको ये याद रखने, तो ये इनके आपके समय के आधार पर इनका आकलन है, तो ये आपका मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव ने कृषि करना कौन से काल में प्रारंभ किया, आपसे पूछा जाएगा मानव ने कृषि करना, तो मानव ने कृषि करना कौन से काल में प्रारंभ किया था, नवपाषाण काल में। और कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ पर है, मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान। आपसे पूछा जाएगा मानव ने पशुपालन कौन से काल में प्रारंभ किया। मानव ने पशुपालन आप याद रखेंगे कौन से काल में प्रारंभ किया था, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं हमें आदमगढ़, एमपी में स्थान है। और एक कौन है आपका, बागौर। बागौर कहाँ पर है, बागौर है आपका राजस्थान। तो याद रखेंगे पशुपालन के साक्ष्य हमें दो स्थानों से मिलते हैं, एक आदमगढ़ एमपी और एक कौन है, बागौर राजस्थान। क्लियर हो गया। तो ये पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो इनसे संबंधित आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कौन सुमेलित नहीं है। सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के आपके स्थल हैं, जैसे हड़प्पा कहाँ पर है, मोंटगोमरी में है। चन्हूदड़ो गुजरात में, मोहनजोदड़ो लरकाना, बनवाली फतेहाबाद। तो आपको बताएं नीर में से कौन सुमेलित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए आपके स्थल हैं, तो आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपको याद रखना है, तो इसमें हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ पर है, माउंट गोमरी। माउंट गोमरी कहाँ पड़ता है, माउंट गोमरी पड़ता आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान, सही है ये। चन्हूदड़ो कहाँ पर आपका, चन्हूदड़ो दे रखा है गुजरात, जबकि चन्हूदड़ो कहाँ पर है, ये है आपका पाकिस्तान में, चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पड़ता है, लरकाना जिला कहाँ पर आपका, पाकिस्तान। और बनवाली फतेहाबाद और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर, हरियाणा में। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है जी, इसमें सुमेलित नहीं है चन्हूदड़ो सुमेलित नहीं है। चन्हूदड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। आपने पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा आपने कि जो इसमें कि लिपस्टिक हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, क्या है, लिपस्टिक हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। लिपस्टिक पूछा हुआ क्वेश्चन आपका कि लिपस्टिक हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। लिपस्टिक अगर आपसे पूछ रहा है तो लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई है, ये थोड़ा सा सुधार करके लिख देता हूँ, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक अगर आपसे पूछ रहा है कि लिपस्टिक ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, महिलाओं के साज सज्जा के जो सामान है ये कहाँ से प्राप्त हुए, चन्हूदड़ो से। कहाँ से, चन्हूदड़ो से। आपसे पूछा जाएगा जी
आपसे क्या पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला किसे बोलते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कौन है, मोहनजोदड़ो। और आपसे पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो आपका स्थल है वो कौन है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो ये सब आपके क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा मिट्टी का बना हल, क्या है, मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल ये कहाँ से मिला है, मिट्टी का बना हल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनवाली से मिला है। बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद हरियाणा में। क्लियर हो गया। तो इनसे संबंधित जो आपके ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में शाही घराने की देखभाल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, वजीर, शाही दीवान, मीर बख्शी या मीर ए समा। बताएंगे मुगल काल में शाही घराने की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, मुगल काल। तो मुगल वंश आपने पढ़ा है, संस्थापक कौन है, बाबर, पढ़ा होगा आपने। और अंतिम शासक आपने पढ़ा होगा जो 1857 की क्रांति है, जो आपके बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। और 1858 अधिनियम के माध्यम से मुगल वंश का अंत कर दिया जाता है। तो मुगल काल में पूछा है शाही घराने की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है, जी बताएंगे सभी कमेंट करके। शाही घराने की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, मीर ए समा। क्या है, मीर ए समा। आपसे पूछा जाएगा शाही दीवान कौन था, वित्त मंत्री को किस नाम से जानते थे, वित्त मंत्री। तो आप याद रखेंगे वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था, शाही दीवान, याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सेनापति या सैन्य विभाग का जो प्रमुख है, सेनापति या सैन्य विभाग के प्रमुख को किस नाम से जानते थे, मीर बख्शी। और आपसे याद रखना है जो वजीर है, वजीर कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था, वजीर के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री कौन है, वजीर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिए गए थे। तो बताना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब आपने पढ़ा होगा एक एक्ट पढ़ा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष भारत आया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष भारत आया था, 1784 में भारत आया। और इसके माध्यम से क्या है, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक क्या बनाया गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसके माध्यम से भारत में क्या है, दोहरे शासन की शुरुआत की गई। क्या है, दोहरे शासन प्रणाली की शुरुआत इसके माध्यम से की गई। दोहरा शासन प्रणाली की जो शुरुआत है इस एक्ट के माध्यम से की गई, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। इसी के विरोध में कौन इस्तीफा दे करके अपना इंग्लैंड चला गया, तो आप याद रखेंगे कौन इस्तीफा दे करके इंग्लैंड चला गया था, वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि इसकी शक्तियां आपकी कम कर दी गई, तो वारेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे करके कहां पे चला गया, इंग्लैंड चला गया। बाद में इस पर महाभियोग प्रक्रिया आपकी अपनाई गई थी, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिए गए। तो आंसर याद रखेंगे 1858 अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, 1858 अधिनियम के द्वारा समाप्त। और किस में आपके बनाए गए थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 किसके शासनकाल में पारित किया गया। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या था, इसमें जो आपके व्यक्ति हैं जो आपका बिना लाइसेंस अगर किसी तरीके से कोई आपका हथियार रखा हुआ है तो अवैध माना जाएगा। तो इसमें क्या किया गया कि अगर किसी के पास आपका हथियार है तो उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। तो इसे बोलते हैं भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। तो आपको बताना है ये किसके शासनकाल में आपका पारित किया गया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में या लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसमें से आपको बताना है कि किसके शासनकाल में पारित किया गया। तो आप याद रखेंगे ये किसके शासनकाल में पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लिटन। क्योंकि 1876 से 1880 तक किसका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड लिटन का शासनकाल रहता है। आपने पढ़ा होगा स्थानीय स्वय शासन का जनक कौन है, स्थानीय स्वय शासन। तो स्थानीय स्वय शासन का जनक कौन है बताओ, इसका जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। आपने पढ़ा होगा जी, एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्या है,
कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपने पढ़ा है कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 में किसके शासनकाल के दौरान की गई? तो उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। पढ़ा होगा, लॉर्ड डफरिन पढ़ा है आपने सभी ने, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आपने पढ़ा होगा भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। जबकि प्रथम नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ रहा, क्योंकि जब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, तो प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अभी तक सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम मतों के अंतर से जीते हैं? वीवी गिरी हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा? तो ऐसे राष्ट्रपति कौन है? ऐसे राष्ट्रपति आपके वीवी गिरी। कौन है आपके? वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी आप पढ़ते हैं। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी, क्या है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी कौन है? गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति आप याद रखेंगे, गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी कौन है? वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी। और आपसे पूछा जाएगा निर्विरोध चुने जाने वाले कौन है? निर्विरोध, क्या है? निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये याद रखेंगे, न से निर्विरोध, न से नीलम संजीव रेड्डी। तो निर्विरोध अगर आपसे पूछ रहा है, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर हो गया? और आपसे पूछे गैर कांग्रेसी भारत के प्रथम कौन है? वीवी गिरी। या अभी तक सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले भी कौन है? वीवी गिरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी हैं। अब इन ज्वालामुखी में से आपको बताना है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? फ्यूजियामा है, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस या क्राकाटाओ? तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? ऑप्शन बी है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, तो स्ट्रोम्बोली आप याद रखेंगे। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? ये आपको भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में स्थित है स्ट्रोम्बोली। तो यहाँ से क्या है, लगभग हर समय आपका लावा निकलता रहता है। तो लावा निकलता रहता है तो वहाँ से बहुत आग की जो लपटें वो ऊंची ऊंची उठती रहती हैं। तो वहाँ से क्या है, प्रकाश रहता है बहुत सारे क्षेत्र में। तो इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? यामा। यामा कहाँ की कंपनी है? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पर? जापान। वेसुवियस, वेसुवियस कहाँ का है? ये है आपका इटली का। क्राकाटाओ कहाँ का है? इंडोनेशिया। क्राकाटाओ कहाँ है? इंडोनेशिया। याद रखेंगे, क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया। और आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर है जी? बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। क्लियर हो गया? तो ये भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ पूछा है स्ट्रोम्बोली, कहाँ पर? आपका भूमध्य सागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मॉक टेस्ट का? नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है इथोपिया, तंजानिया, सोमालिया, जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जब अफ्रीका महाद्वीप आप पढ़ते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे इस तरीके के एक सींग की आकृति बनती है जो 3 देश मिलकर के बनाते हैं। तो इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा देश है जो उस समूह में शामिल नहीं है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता। आपको इनमें से बताना ऐसा कौन सा देश है। बताएंगे सभी कमेंट करके जी। कौन सा नहीं है? तंजानिया। कौन सा नहीं है आपका? तंजानिया। तो आप याद रखेंगे 3 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक कौन है? इथोपिया। एक कौन है? सोमालिया। एक कौन है आपका? जिबूती। कौन है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। आप याद रखेंगे। तो कौन नहीं आता? तंजानिया नहीं आता। अफ्रीका आप पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका अफ्रीका महाद्वीप। और सबसे आपसे पूछा जाएगा जो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। आपने पढ़ा काला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप।
अंध महाद्वीप कौन सा आपका, अफ्रीका महाद्वीप। आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलीमंजारो। कौन सी है जी, किलीमंजारो। और किलीमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया देश में स्थित है किलीमंजारो, पढ़ा होगा आपने किलीमंजारो। और आपसे पूछा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है जी नील नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है, नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है बताएं, विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की तरफ ऐसे बहते हुए, और ये कहाँ पे, ये मिस्र देश आ जाता है। मिस्र देश के पास कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कौन से निकलेगी, विक्टोरिया झील से निकलेगी। कहाँ जाकर के गिर जाएगी, भूमध्य सागर में गिर जाएगी। आपसे पूछा नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है, नील नदी की देन, नील नदी की देन कौन सा देश आपका, मिस्र देश है। कौन सा देश है, नील नदी की देन मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी की देन। आप पढ़ते हैं एक कौन सा मरुस्थल है, एक आपका सहारा मरुस्थल है, और एक कौन सा है, एक आपने पढ़ा होगा कालाहारी। कौन सा है, एक सहारा मरुस्थल है और एक कौन सा है, कालाहारी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और मध्य में आपका फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका विस्तार मिलता है। इसमें 3 देश आपके आते हैं, याद रखना, ये पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में, 3। तो कौन कौन है इसमें आप याद रखेंगे, 3 देश हैं। एक कौन है, बोत्सवाना है, एक तो है बोत्सवाना, एक कौन है आपका, एक है आपका नामीबिया है, एक बोत्सवाना है, एक नामीबिया है, और एक कौन है जी, एक आपका दक्षिण अफ्रीका। एक कौन है, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का जो कालाहारी मरुस्थल है इसका विस्तार कितने देशों में, 3, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। शतुरमुर्ग नामक चिड़िया कौन से मरुस्थल मिलती है, कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो मेन पार्ट है ये आपको बता दिया है। तो क्लियर हुआ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कौन सा देश शामिल नहीं है, तंजानिया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश, बताएंगे। लिपू लेक दर्रा, तो आप याद रखेंगे पहाड़ों के बीच में जो आपका प्राकृतिक मार्ग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दर्रा। तो दर्रा आपको बताएं, लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है, जी बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपका कौन सा दर्रा, लिपू लेक दर्रा। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। क्लियर हो गया, लिपू लेक। तो आप याद रखें उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो आप याद रखेंगे लिपू लेक दर्रा है जी, लिपू लेक है। एक कौन सा है जी, एक है आपका माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा है, माना दर्रा है, और एक कौन सा आपका नीति दर्रा। लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आपसे पूछा अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, एक तो है यांग्याप, एक तो है यांग्याप, और एक कौन है आपका, एक आपने पढ़ा होगा दीफू दर्रा, और एक दीफू दर्रा है। एक कौन सा है, एक है बॉमडिला, एक कौन सा है बॉमडिला, और एक कौन सा है, एक आपका बामूला। तो याद रखेंगे यांग्याप, दीफू, बॉमडिला और बामूला, ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कोड है सिप का रो हिम से बड़ा है, तो सिप से बन जाएगा सिपकिला दर्रा, और रोह से क्या बन जाएगा, रोह से बन जाएगा रोहतांग दर्रा, रोह से बन जाएगा रोहतांग दर्रा। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है जी, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला रोहतांग कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख, माना, नीति दर्रा कहाँ पर, उत्तराखंड। यांग्याप, दीफू, बॉमडिला और बामूला ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन में आपका पूछा था लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद, गोरखपुर, बताएंगे सभी। उत्तर पूर्व रेलवे, तो रेलवे जोन आप बताएंगे, रेलवे जोन। रेलवे जोन अब कितने हैं जी, रेलवे जोन ऑप्शन में ऑप्शन मिले 17, 18, 19, 20, कितने रेलवे जोन है बताएं कमेंट करके जी, कितने, 18 रेलवे जोन है वर्तमान में। कितने रेलवे जोन है आपके, 18 रेलवे जोन है। और 18वां रेलवे जोन कौन सा है, विशाखापट्टनम। 18वां रेलवे जोन कौन सा आपका, विशाखापट्टनम आपका 18वां रेलवे जोन है। कौन सा है, विशाखापट्टनम 18वां रेलवे जोन है। अब आपसे पूछ रहा है इसी में
रेलवे जोन 18वां रेलवे जोन कौन सा, विशाखापट्टनम। और आपसे पूछा जाए सबसे पहला रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे पहला आपका मुंबई, और मुंबई में भी कौन सा है, मुंबई CST, मुंबई CST, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और आपने पढ़ा होगा भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी का परिचालन, तो आपने पढ़ा है 1853 में। 1853 में 2 स्थान है, एक कौन सा आपका मुंबई है, और मुंबई से आपका कहाँ के बीच चलाई गई, थाने के बीच चलाई गई। कितने किलोमीटर चलाई गई जी, 34 किलोमीटर चलाई गई। किसके शासनकाल में चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपकी चलाई गई थी। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। आप याद रखेंगे इस रेलगाड़ी को क्या नाम दिया था, इस रेलगाड़ी को नाम दिया था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम दिया था, ब्लैक ब्यूटी। और इसको खींचने के लिए कितने इंजनों का प्रयोग किया गया, 3। एक कौन है, साहिब, एक कौन है, सिंधु, और एक कौन आपका, सुल्तान। तो याद रखेंगे साहिब, सिंधु, सुल्तान। तो ये आपके 3 इंजनों ने इसको खींचा था। नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। कब चली थी, 1853 में। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कौन से 2 स्थानों के बीच, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर पूर्व। तो एग्जाम्पल 4, जैसे आप रेलवे मुख्यालय पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल 4 ये रेलवे के मुख्यालय हैं। तो इसमें दिशा, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब क्या पूछा है, अब जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, तो ये वाली दिशा क्या होती है, ये उत्तर है, ये क्या है, पूर्व है। तो यहाँ पे पूछा है ये वाला उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, इसे आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गोरखपुर। क्लियर हो गया, कहाँ पर है, गोरखपुर में। याद रखना है जी, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, खुशबुओं का शहर, बरेली, अमृतसर, कन्नौज या मैसूर। खुशबुओं का शहर बताएंगे, खुशबुओं का शहर। या आप एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि इत्र नगरी क्या है, खुशबुओं का शहर, या क्या है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है। तो खुशबुओं का शहर पूछे या इत्र नगरी पूछे तो कौन सा शहर है, तो आप याद रखेंगे किसको बोलते हैं जी, कन्नौज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। किसको बोलते हैं जी, कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे जी कन्नौज शहर, तो याद रखेंगे कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर आपका कन्नौज। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी क्या थी, कन्नौज। पढ़ा होगा आपने सभी ने जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, विद्युत धारा का, विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत आवेश का। बताएंगे एम्पियर किसका मात्रक है, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत आवेश। एम्पियर, तो एम्पियर बताएंगे, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है आपका, एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का पूछे तो क्या है, विद्युत प्रतिरोध का क्या है, ओम। क्या है, ओम। विद्युत आवेश का पूछे तो क्या है, विद्युत आवेश का याद रखेंगे क्या है जी, कूलाम। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्या है जी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्लियर हो गया। विद्युत धारा का पूछे तो क्या पूछा है, एम्पियर पूछा है। तो एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। विद्युत प्रतिरोध का ओम है। विद्युत आवेश का क्या है, कूलाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस ये इसकी फुल फॉर्म होती है एलपीजी। तो एलपीजी में आपका किसका मिश्रण होता है, एलपीजी। एलपीजी आप बताएंगे, एलपीजी मिश्रण होता है, एक कौन होता है, एक तो होता है प्रोपेन और एक कौन होता है, एक होता है आपका ब्यूटेन। इन 2 गैसों का मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन क्या है, प्रोपेन है C3H8। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन है C4H10। क्या है, C4H10 क्या है, ब्यूटेन। तो अब आपसे पूछा है कि एलपीजी का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, ब्यूटेन। कौन होता है आपका मुख्य घटक, ब्यूटेन, जो सबसे अधिक मात्रा में होती है। और आपसे पूछा जाए एलपीजी में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो इसे याद रखेंगे, जो उसमें से तीक्ष्ण गंध आती है तो उसके लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, एथिल मरकैप्टन। कौन सी गैस मिलाई जाती है, एथिल मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा आपका, ब्यूटेन। लेकिन उसमें गंध के लिए अगर आपसे पूछ रहा है तो तीक्ष्ण गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, एथिल मरकैप्टन। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और उज्ज्वला योजना आपसे पूछे, उज्ज्वला योजना कौन किससे संबंधित है? एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित आपकी उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट, नींद में से कौन सा संघ प्राणी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा संघ है जिसका प्राणी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। बताएंगे सभी कमेंट करके। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, एम्फीबिया। एम्फीलिया हो रहा है, एम्फीबिया है, एम्फीबिया। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से सांस लेता है। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का या एम्फीबिया? बताएं सभी। अच्छा क्वेश्चन है जी। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी, एनालिडा। एनालिडा संघ का प्राणी जैसे आपने पढ़ा होगा केचुआ। क्या है? केचुआ। किसान मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। तो केचुआ क्या है? केचुआ त्वचा के माध्यम से आपका सांस लेता है। केचुआ देखा होगा आपने, खेतों में मिल जाता है केचुआ। किसान मित्र बोलते हैं क्योंकि मिट्टी को उर्वरा बनाने का कार्य करता है केचुआ। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे संघ पूछा है एनालिडा और प्राणी पूछे तो कौन? आपका केचुआ। तो ये त्वचा के माध्यम से आपका सांस लेता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3 लीटर होती है, 3 से 4 लीटर होती है, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी कितने होती है और एक वयस्क मानव में औसत रक्त की मात्रा। तो याद रखेंगे जो रक्त होता है, जो मानव शरीर का भार है, मानव शरीर के भार का कितना होता है? मानव शरीर के भार का होता आपका 7%। अगर प्रतिशत में पूछ रहा है 7%। लेकिन एक आपका जो औसत रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। क्लियर हो गया? आपसे पूछा है रक्त का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? रक्त का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? हिमेटोलॉजी। कौन सी शाखा है? हिमेटोलॉजी। रक्त कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय, उदासीन? बताएं कमेंट करके। रक्त कैसा होता है? रक्त होता है क्षारीय। क्षारीय तक होता है रक्त, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्लियर हो गया? आपसे पूछा रक्त कितने प्रकार का होता है समूह के आधार पर? ये होता है 4 प्रकार का, ए बी और क्या है? ओ। आपसे पूछा जाएगा जी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही। तो सर्वग्राही कौन सा? आपका ए बी। सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसेप्टर। और सर्वदाता कौन है जी? सर्वदाता कौन है? आपका ओ। सर्वदाता कौन है? आपका ओ। सर्वग्राही कौन है? आपका ए बी। क्लियर हो गया? तो एक वयस्क मानव में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखें 5 से 6 लीटर। और रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। क्लियर हुआ? और आपसे पूछेंगे एनीमिया रोग किससे संबंधित है? एनीमिया रोग किससे संबंधित है? रक्त से, क्योंकि रक्त की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज या इरेप्सिन? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे जी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? तो इसमें आप याद रखेंगे कौन करता है? इरेप्सिन। कौन करता है? इरेप्सिन परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये जितने भी आप यहाँ पे हार्मोन्स देख रहे हैं, ये हार्मोन्स सब कौन सा भाग में मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत में आपके मिलते हैं। और इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं ESML। ई से बन जाए इरेप्सिन, एस से सुक्रेज, एम से माल्टेज, एल से क्या बन जाएगा? लैक्टेज। ऐसे याद हो जाएगा। माल्टेज क्या है? माल्टेज का कार्य क्या होगा जी? माल्टेज तो जो अनाजों में पाए जाने वाली शर्कराएं, इसे बोलते हैं माल्टोज। तो ये माल्टोज को किस में परिवर्तित कर देता है? ये परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। सुक्रेज तो आप याद रखेंगे ये किसको? सुक्रोज को। किसको जी? आपका सुक्रोज को। सुक्रोज को किस में बदल देगा? सुक्रोज को बदल देगा आपका फ्रक्टोज में।
सुक्रोज को किसको बदल देगा, फ्रक्टोज में आपका बदल देगा। फलों में पाए जाने वाली शर्करा कौन से, फ्रक्टोज। गन्ने में कौन सी मिलती है, सुक्रोज। चुकंदर में कौन सी मिलती है, सुक्रोज। लैक्टेज, लैक्टेज का क्या कार्य होता है, जो दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज को किस में परिवर्तित कर देगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में आपका चेंज कर देगा। और ये सारे जितने भी आप हार्मोन्स देख रहे हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, छोटी आंत में आपके मिलते हैं। ये कार्य हो गया आपका। और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित कर देगा, इरेप्सिन परिवर्तित कर देगा। आगे बढ़ें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो समुद्र में जो खरपतवार मिलते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, क्लोरीन, आयरन, कैल्शियम या आयोडीन। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। समुद्री खरपतवार, तो आपने पढ़ा होगा जो नमक है, नमक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र से प्राप्त करते हैं। और नमक में क्या मिलता है, नमक में क्या होता है आपका, आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका आयोडीन। क्या होगा सही आंसर आपका, आयोडीन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बैलोन डी आर पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है। ये इस खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो आप बताएंगे टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। बैलन डी और पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, तो आप याद रखेंगे फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है। तो याद रखेंगे फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, बैलन डी और पुरस्कार। कौन आपका, बैलन डी और पुरस्कार। तो फुटबॉल का जो प्रत्येक वर्ष आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बैलन डी और पुरस्कार। और कौन से खेल में आपका, फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्लियर हो गया सभी का जी। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट खेल से ही संबंधित है। वेलोड्रम किस खेल का मैदान होता है, वेलोड्रम। वेलोड्रम किसका है, तैराकी का है, एथलेटिक्स का है, साइकिलिंग का है, मुक्केबाजी का। वेलोड्रम आपको बताना है किस खेल का मैदान होता है, तैराकी, एथलेटिक्स, साइकिलिंग या मुक्केबाजी। तो वेलोड्रम आप याद रखेंगे, वेलोड्रम किसके खेल के मैदान को बोलते हैं, जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग के खेल का मैदान क्या कहलाता है, वेलोड्रम कहलाता है। मुक्केबाजी का क्या होता है जी, मुक्केबाजी का होता है रिंग। क्या होता है मुक्केबाजी का, रिंग। एथलेटिक्स का क्या होता है, एथलेटिक्स का क्या होता है जी, ट्रैक। क्या होता है, ट्रैक। तैराकी का क्या होता है, तैराकी का होता है पूल, बोलते हैं आप स्विमिंग पूल। क्या है, स्विमिंग पूल। तो तैराकी का क्या हो जाएगा, तैराकी का हो जाएगा पूल। एथलेटिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रैक। साइकिलिंग का क्या हो जाएगा आपका, वेलोड्रम। क्या है, वेलोड्रम। मुक्केबाजी का क्या होता है आपका, रिंग। और एक और बहुत आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्या आता है, एरिना। एरिना किस खेल के मैदान को कहा जाता है। बताएं सभी, कमेंट करके बताएं, एरिना किस खेल के मैदान को कहा जाता है। एरिना, एरिना अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखना है एरिना किसको बोलते हैं, घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवारी या घुड़सवार कह देंगे। घुड़सवारी के खेल का जो मैदान है इसको क्या बोला जाता है, एरिना कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज के मॉक टेस्ट का। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। क्वेश्चन है बिठूर गंगा महोत्सव कौन सा महोत्सव है, बिठूर गंगा महोत्सव। तो इसका आयोजन गंगा नदी के किनारे किस जिले में किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज। ये सारे शहर आप देख रहे हैं सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि बिठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित करा जाता है, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या कन्नौज। तो बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव अगर आपसे पूछा जा रहा है इसका आयोजन आपका कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखेंगे बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे करते हैं। तो बिठूर जो आपका स्थान है, बिठूर, बिठूर कहाँ पे पड़ता है, बिठूर पड़ता है आपका कानपुर में। इसलिए बिठूर गंगा महोत्सव ये कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, कानपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, कानपुर में किया जाता है बिठूर गंगा महोत्सव। क्लियर हो गया जी। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पे किया जाता है, कानपुर में किया जाता है। तो आज का मॉक टेस्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।